जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं में अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के तहत सहसंबंध या फिर कोरिलेशन को पढ़ेंगे। बच्चों, अभी तक की कक्षाओं में या अभी तक के जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के तहत पढ़ा और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के तहत हमने अभी तक एक सीरीज या फिर एक ही समंक माला के पदों के संबंध में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक को ज्ञात किया। यहाँ पर अगर हमारे पास समंक एक से ज़्यादा सीरीज में है या हमारे पास दो समंक मालाएं हैं तो उन दो समंक मालाओं में क्या संबंध है, इसको आज हम किसके तहत ज्ञात करेंगे? सहसंबंध या कोरिलेशन के तहत ज्ञात करेंगे। बच्चों, सहसंबंध एक विवरणात्मक सांख्यिकी माप है और इसके तहत हमारे पास उपलब्ध दो चरों के मध्य हम संबंध या उसके बीच रिलेशन को कैलकुलेट करते हैं या उसको ज्ञात करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन के अनुभव से यह देखते हैं कि जब हम दो चर या दो समंकों के बीच किसी चीज़ की तुलना करते हैं, जैसे पिता पुत्र की ऊंचाई या फिर पति पत्नी की आयु या फिर वस्तु का मूल्य और वस्तु की मांग, ये कुछ ऐसे चर या समंक हैं जिनके बीच कहीं ना कहीं आपस में घनिष्ठ संबंध होता है और इसी संबंध को हम जब सांख्यिक माप के रूप में कोरिलेशन या फिर सहसंबंध के द्वारा ज्ञात करते हैं तो यह कोरिलेशन या फिर सहसंबंध कहलाता है। इस प्रकार कोरिलेशन सांख्यिकी का वह मेजरमेंट है जो दो चर के बीच इसके संबंध के परिणाम की व्याख्या करता है। बच्चों, सहसंबंध दो चरों में से एक चर में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दूसरे चर में होने वाले परिणाम को व्यक्त करता है। जैसे अगर एक बालक की ऊंचाई बढ़ रही है तो उसका वजन भी बढ़ेगा। जब हम इसके समंकों को लेकर इनके बीच संबंध की व्याख्या करते हैं तो यह सहसंबंध होता है। साथ ही साथ में जब हम देखते हैं कि वस्तु के मांग में अगर वृद्धि हो रही है तो उसकी कीमत भी बढ़ने लगती हैं। इस प्रकार सहसंबंध चर के बीच जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को परिणाम के रूप में व्यक्त करता है। इस प्रकार अगर हम बच्चों देखें तो हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत से चर ऐसे होते हैं जिनमें तुलना करना आवश्यक होता है और जब हम इनकी तुलना करते हैं तो इस तुलना के आधार पर एक चर में परिवर्तन के माध्यम से या एक चर में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो दूसरे चर को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, इसकी व्याख्या के लिए हम कोरिलेशन या सहसंबंध के सिद्धांत का जो उपयोग है वो करते हैं। तो इस प्रकार सहसंबंध का सिद्धांत ऐसे चरों जहाँ पर तुलना आवश्यक है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए बच्चों, इसके आधार पर अब हम सहसंबंध की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को जान लेते हैं ताकि आप सहसंबंध को और भली भांति जान सकें। सहसंबंध की विशेषताओं के अंतर्गत पहली विशेषता है सहसंबंध दो या अधिक चरों के बीच पाए जाने वाले संबंधों को मापने की एक सांख्यिक तकनीक है। दूसरी चीज, यह दो या दो से अधिक चरों के बीच आपसी संबंधों की दिशा को प्रकट करता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, सहसंबंध दो या दो से अधिक चरों के बीच कारण और उसके परिणाम को भी बताता है। अगली चीज, यह ऐसे चरों में पारस्परिक संबंधों की डिग्री को व्यक्त करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह व्यावहारिक जीवन में दो या दो से अधिक जो संबंधित घटनाएं हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। बच्चों, क्या एक चर का परिवर्तन दूसरे चर में हमेशा समान परिवर्तन को प्रकट करेगा? तो हमारा उत्तर होगा नहीं। इस प्रकार अगर हम देखें तो सहसंबंध कई प्रकार का हो सकता है। आइए हम जानते हैं कि कोरिलेशन कितने प्रकार का होता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम जान रहे हैं धनात्मक एवं ऋणात्मक सहसंबंध, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। बच्चों, जब समंक की एक चर में परिवर्तन की दिशा दूसरे समंक के परिवर्तन की दिशा के आधार पर परिवर्तित होती है तो इसे हम धनात्मक या ऋणात्मक सहसंबंध से दर्शा सकते हैं। और जब एक चर में परिवर्तन
दूसरे चर में परिवर्तन इन दोनों की दिशा समान हो, यानी कि दोनों चरों में बढ़ते या घटते क्रम में परिवर्तन हो रहा हो, तो इसे हम धनात्मक या सकारात्मक सहसंबंध, यहाँ पर इसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। जैसे जब वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उसकी कीमत भी बाजार में बढ़ जाती है। इस प्रकार मांग में वृद्धि वस्तु की कीमत में वृद्धि को दर्शाती है। यह दोनों चर समान दिशा में परिवर्तित हो रहे हैं, इसीलिए इसे हम धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। वहीं दूसरी ओर जब एक चर में परिवर्तन एक दिशा में हो और जबकि दूसरे चर में परिवर्तन विपरीत दिशा में हो, तो यहाँ पर नकारात्मक या फिर नेगेटिव कोरिलेशन होता है। इसे हम विपरीत सहसंबंध भी कहते हैं। जैसे जब वस्तु की पूर्ति बढ़ने लगती है तो उसके मूल्य में कमी आने लगती है। तो इन दोनों के बीच किस प्रकार का सहसंबंध होगा? नकारात्मक या फिर नेगेटिव कोरिलेशन या विपरीत सहसंबंध होगा। बच्चों, सहसंबंध का दूसरा प्रकार है रेखीय या अरेखीय सहसंबंध। तो जब समंक मालाओं में जो परिवर्तन है वो अगर समान अनुपात में होता है, इसे हम रेखीय सहसंबंध कहते हैं। वहीं अगर परिवर्तन समान अनुपात में ना हो तो इसे हम अरेखीय सहसंबंध कहेंगे। बच्चों, सहसंबंध का तीसरा प्रकार है सरल और बहुगुणी सहसंबंध। जब एक डिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट चर के बीच सहसंबंध दिखाई देता है, या जब एक आश्रित और जो स्वतंत्र चर हैं इनके बीच सहसंबंध दिखाई देता है, तो इसे हम सरल सहसंबंध कहते हैं। लेकिन जब एक स्वतंत्र चर के आधार पर इसको हम अन्य चरों से तुलना करते हैं और जहाँ पर 3 समंकमालाएं या 2 से अधिक समंकमालाएं होती हैं, वहाँ पर जो सहसंबंध है वो बहुगुणी सहसंबंध कहलाता है। बच्चों, 2 समंकमालाओं के बीच जो हम सहसंबंध ज्ञात करते हैं, इसे परिणाम में व्यक्त करना आवश्यक है। और जिनको हम परिणाम में व्यक्त करते हैं तो ये परिणाम किस प्रकार से दर्शाए जा सकते हैं, इसे हम उपरोक्त दिए गए टेबल के अनुसार समझ सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि समंकमाला के अंतर्गत जो सहसंबंध है वो परिणाम में किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। जैसा कि आप इस एक टेबल में देख रहे हैं, यहाँ पर हमने 5 प्रकार से परिणामों को व्यक्त किया है और यह सहसंबंध 2 प्रकार से व्यक्त किया गया है, धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध। इसके अंतर्गत सबसे पहला जो एक माप है वह पूर्ण या परफेक्ट कोरिलेशन को बताता है, और यह परफेक्ट कोरिलेशन +1 या -1 हो सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरी तरफ हम जब 2 चरों की तुलना करते हैं तो उनके बीच जब हाई कोरिलेशन होता है, उच्च सहसंबंध होता है, तो इसके लिए जो इसकी डिग्री है वह धनात्मक में +0.75 से लेकर +1 के मध्य होती है। वहीं अगर यह ऋणात्मक है तब इसकी वैल्यू -0.75 और -1 के बीच होती है। जब 2 चर के बीच मध्यम स्तर का कोरिलेशन है, मॉडरेट कोरिलेशन है, तब धनात्मक सहसंबंध के अंतर्गत यह वैल्यू +0.25 और +0.75 के मध्य मापी जाएगी। वहीं ऋणात्मक सहसंबंध के अंतर्गत यह -0.25 और -0.75 के मध्य मापी जाएगी। जब सहसंबंध निम्न स्तर का होगा, लो कोरिलेशन होगा, तब इसकी डिग्री धनात्मक सहसंबंध के अंतर्गत 0 और +0.25 के मध्य होगी। ऋणात्मक सहसंबंध के अंतर्गत 0 और 0.25 यह माइनस में है के मध्य दर्शाई जाएगी। लेकिन जब 2 चरों के बीच कोई कोरिलेशन नहीं होता, तब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों स्थितियों में यहाँ पर सहसंबंध 0 माना जाता है। बच्चों, यहाँ पर हम सहसंबंध को ज्ञात करने की कुछ रीतियाँ देख रहे हैं, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कोरिलेशन। इसके अंतर्गत हम 2 कैटेगरीज में इसे रखेंगे।
नंबर 1, बिंदु रेखीय रीतियाँ। और बिंदु रेखीय रीतियों के अंतर्गत हम विक्षेप चित्र या बिंदु चित्र बनाएंगे। दूसरी इसकी विधि है गणितीय रीतियाँ, और मैथमेटिकल मेथड्स के अंतर्गत हम कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक या फिर कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को ज्ञात करेंगे। वहीं इसके अंतर्गत एक और गणितीय विधि है जिसमें स्पीयरमैन का श्रेणी अंतर सहसंबंध गुणांक, स्पीयरमैन्स रैंकिंग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं विक्षेप चित्र या फिर बिंदु चित्र से। विक्षेप चित्र या बिंदु चित्र, जिसे हम स्कैटर डायग्राम कहते हैं, इसके अंतर्गत जो दो समंकमालाएं हमारे पास उपलब्ध है, इनके मूल्यों को हम विशेष चित्र पर कुछ बिंदुओं को अंकित करके दर्शाते हैं और इसके आधार पर हम इनके परिणामों को व्यक्त करते हैं। इस रीति के अंतर्गत हम स्वतंत्र चर मूल्य को बिंदु रेखीय पत्र के x अक्ष पर और वहीं जो आश्रित चर है उसको y अक्ष पर दर्शाते हैं। इस चित्र के अनुसार जब हम देखें तो जब बिंदुओं का प्रवाह बाएं से दाएं की तरफ ऊपर की ओर होता है तो यहाँ पर सहसंबंध धनात्मक होता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जो एक रेखा है उस रेखा के इर्द गिर्द बिंदु बाएं से दाएं की तरफ ऊपर की ओर जा रहे हैं, अतः यहाँ धनात्मक सहसंबंध है। दूसरे चित्र में जहाँ हम देख रहे हैं, इस डायग्राम में बिंदु रेखा के साथ नीचे की ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जब सभी बिंदुओं का प्रवाह बाएं ओर से दाएं और नीचे की तरफ होता है तो दोनों चरों के मध्य ऋणात्मक सहसंबंध माना जाता है। तीसरे चित्र में जब हम देखें तब विक्षेप चित्र में सभी बिंदु चारों ओर बिखरे हुए हैं, तो यहाँ पर इन बिंदुओं की कोई निश्चित प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं है, अतः यह माना जाएगा कि यहाँ पर सहसंबंध का अभाव है। बच्चों, इसके साथ ही जब चित्र में दर्शाए गए जो बिंदु हैं वह सीधी रेखा में प्रदर्शित हों तो यहाँ पर परफेक्ट कोरिलेशन होता है। परफेक्ट कोरिलेशन के लिए भी यहाँ पर हम दो चित्रों को दर्शा रहे हैं और पहले चित्र में हम ये देख रहे हैं कि सभी बिंदु एक सीधी रेखा में नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं या जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो कोरिलेशन है वह धनात्मक कोरिलेशन है, इसे हम r = +1 से दर्शाएंगे। वहीं दूसरी ओर जब बिंदु ऊपर से नीचे की तरफ एक सीधी रेखा में आए तो इसे हम नकारात्मक सहसंबंध या फिर नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। इस चित्र में भी आप देख रहे हैं कि सभी बिंदु ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, इसे हम r = -1 से दर्शाएंगे। बच्चों, सहसंबंध ज्ञात करने की गणितीय रीतियों के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक गणितीय पद्धति से सहसंबंध ज्ञात करने की रीतियों में सबसे महत्वपूर्ण रीति है। प्रसिद्ध प्राणीशास्त्री कार्ल पियर्सन ने 1890 में सर्वप्रथम सहसंबंध ज्ञात करने की अपनी विधि को प्रतिपादित किया और इनकी विधि के अंतर्गत हम सहसंबंध को समांतर माध्य या प्रमाप विचलन के माध्यम से ज्ञात करते हैं। इसके तहत हम जब समांतर माध्य या प्रमाप विचलन से कोरिलेशन सहसंबंध को ज्ञात करते हैं तो इसे हम +1 और -1 पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में मापकर प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम r साइन से दर्शाते हैं। यहाँ पर आप r साइन देख रहे हैं, तो कोरिलेशन को यहाँ पर हम r के साइन से दर्शाएंगे। और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट को ज्ञात करने के लिए हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। तो यहाँ पर हम 3 सूत्रों को देख रहे हैं। इन 3 सूत्रों में से किसी भी एक सूत्र का प्रयोग करते हुए, जो फॉर्मूले हमारे पास हैं, इनमें से किसी भी एक फॉर्मूले को यूज करते हुए हम दो चरों के बीच सहसंबंध ज्ञात कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं हम। तो हमारे पास जो प्रथम सूत्र है वह प्रथम सूत्र है r = σ dx dy/n डेविएशन ऑफ x एंड डेविएशन ऑफ y। सहसंबंध गुणांक के द्वितीय सूत्र के अंतर्गत r = σ dx dy/σ √σ d² x/n
मल्टीप्लाई अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर वाई अपॉन एन को रखा गया है। वहीं तृतीय सूत्र के अंतर्गत r इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा डी स्क्वायर वाई को हम यहाँ पर रखते हैं। बच्चों, इन तीन सूत्रों में से अगर हम तृतीय सूत्र को प्रयोग में लाएं तो यह सूत्र सर्वाधिक सरल है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए प्रमाप विचलन ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होती। आइए ऐसे हम एक उदाहरण से देखते हैं। बच्चों, कोरिलेशन के इस सूत्र के लिए हमने x और y दो चरों को लिया हुआ है, दो समंकों को लिया हुआ है। यहाँ पर अगर मैं x के लिए एज ऑफ हस्बैंड और y को मैं अगर एज ऑफ वाइफ मान लेती हूँ, तो यहाँ पर हम एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ इन दोनों के बीच कोरिलेशन निकालेंगे। पति और पत्नी की आयु के बीच सहसंबंध ज्ञात करेंगे, जिसे हमने x और y माना हुआ है। इस प्रश्न के अनुसार सहसंबंध ज्ञात करने के लिए हम कार्ल पियर्सन के उपरोक्त तृतीय सूत्र का प्रयोग करेंगे। और तृतीय सूत्र क्या है? सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई सिग्मा डी स्क्वायर वाई। इसकी सहायता से कोरिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को ज्ञात करना पड़ेगा। इसके सॉल्यूशन के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले x, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एज ऑफ हस्बैंड, और y जिसे हमने क्या माना हुआ है, एज ऑफ वाइफ, इनको लिया हुआ है। तो जब मैंने x की वैल्यूज रखी, सबसे पहले मुझे इसके डेविएशन निकालने के लिए हमें किसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनके समांतर माध्य को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जिसे हम क्या बोलेंगे, समांतर माध्य। समांतर माध्य की सहायता से फिर हम क्या निकालेंगे, इनके डेविएशंस निकालेंगे। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम पूर्व की कक्षाओं में जैसा कि ज्ञात कर चुके हैं, हम सारे x की वैल्यूज़ को प्लस करके उसे जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। समांतर माध्य के लिए सबसे पहले हम x बार कैलकुलेट करेंगे, और x बार के लिए फॉर्मूला होगा सिग्मा x अपॉन n। यहाँ पर x बार के लिए सिग्मा x जो हमने कितना कैलकुलेट किया हुआ है, 203, और 203 नंबर कितना है, 7। इसको जब हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास x बार कितना फाइंड आउट होता है, 29। यहाँ पर ये वैल्यू आ गई हमारे पास 29। वहीं पर अब हम y बार यानी कि दूसरी श्रेणी के लिए समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, और यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई हुई है, 175। तो यहाँ पर y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n। y बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 175 अपॉन 7। यहाँ पर y बार जो है उसकी वैल्यू हमें कितनी फाइंड आउट हो जाएगी, फिर 25। तो ये हुआ हमारे पास 25। इस तरह से हमारे पास x बार और y बार दोनों कैलकुलेट हो गए हैं। जब हम x बार को ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम इनके डेविएशंस को ज्ञात करते हैं, और डेविएशंस के लिए हमारे पास dx इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, x माइनस एक्स बार। यानी कि हमारे पास जो x के समंक हैं उसमें से हम x बार की वैल्यू, समांतर माध्य की वैल्यू को घटा देंगे। यहाँ पर आपको प्लस और माइनस साइन को लगाते हुए इसे हल करना है। और इसके बाद अब हम इसका डी स्क्वायर निकालेंगे। डी स्क्वायर में 4 का स्क्वायर हमें 16 प्राप्त होगा, 3 का 9 प्राप्त होगा, इसी तरह से 2 के लिए 4 और 1 के लिए 1 और 3 के लिए 9, 6 के लिए 36। अब हम यहाँ पर y के लिए भी इसका dy कैलकुलेट कर लेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला होगा y माइनस वाई बार। y में से y की जो वैल्यूज़ हैं उसमें से हम y बार की वैल्यूज़ को माइनस करेंगे और इनके भी स्क्वायर ज्ञात करेंगे। इसके बाद लास्ट हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये एक और चीज़ चाहिए, dx मल्टीप्लाई dy। तो यहाँ पर हमारे पास जो dx की वैल्यूज़ हैं इसको हम dy से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें dx dy जो है वो प्राप्त होगा। लास्ट में इसका फिर हम क्या ज्ञात करेंगे, टोटल, या फिर इसका सम ऑफ सिग्मा dx dy को कैलकुलेट करेंगे। तो ये चीज़ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कितनी प्राप्त हुई, 29, 2, 0, 1, 6 एंड 36। और जब हमने इसका टोटल कैलकुलेट किया तो हमें कितना मिला, सिग्मा dx dy इज इक्वल टू 74। आइए इसे हम फॉर्मूले में रखते हैं। उपरोक्त सूत्र के अनुसार r इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन में हम ले रहे थे अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी स्क्वायर वाई।
इसकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमें सिग्मा डी एक्स डी वाई 74 ज्ञात हुआ, तो 74 और अपॉन में डी एक्स सिग्मा डी स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिली है 76, और वहीं सिग्मा डी स्क्वायर वाई की वैल्यू कितनी मिली है 76। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अंडर रूट 76 मल्टीप्लाई 76। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 74 अपॉन 76, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद और अंडर रूट निकालने के बाद हमें कितना मिलता है 76, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.973। इस तरह से ये जो आपको आंसर मिल रहा है ये सकारात्मक पॉजिटिव आंसर है। तो हम यहाँ पर इसका निष्कर्ष यह निकालेंगे कि इस प्रश्न के अनुसार पति और पत्नी की आयु के बीच सकारात्मक सहसंबंध है, यानी देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ। बच्चों, गणितीय विधि में दूसरी विधि है स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि। स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि कार्ल पियर्सन के जो सहसंबंध गुणांक है उससे थोड़ी सी सरल विधि है। इसके अंतर्गत हम दोनों समंकों को रैंक या फिर श्रेणी प्रदान करते हैं और उसके आधार पर कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं। स्पीयरमैन का कोटि अंतर विधि कुछ गुणों को और अच्छी तरह से व्यक्त करता है, और जिसमें प्रतिभा, सुंदरता, सरलता ऐसे कुछ गुण हैं। इनके लिए इस विधि का या स्पीयरमैन के कोटि अंतर विधि का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए भी हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो आइए देख लेते हैं स्पीयरमैन कोटि अंतर विधि का सूत्र क्या है। स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि या रैंक डिफरेंस मेथड के कोरिलेशन के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं P इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n माइनस ब्रैकेट n स्क्वायर -1 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर जो हमने रैंक दी है उनके स्क्वायर्स होंगे और n इज इक्वल टू संख्या को बताएंगे, वहीं यहाँ पर p कोरिलेशन या सहसंबंध को बताएगा। आइए इसे भी हम एक उदाहरण से देख लेते हैं। स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि के अंतर्गत हम एक उदाहरण ले रहे हैं। इस उदाहरण में हमने 2 विषयों के अंक को लिया हुआ है, मैथ्स और इंग्लिश। मैथ्स के अंक हमारे पास उपलब्ध हैं और इंग्लिश के अंक हमारे पास उपलब्ध हैं। इनके बीच हम कोटि अंतर विधि से कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इन सभी जो हमारे पास नंबर्स हैं जिनको हमने x और y मान लिया है, इनको हम रैंक प्रोवाइड करेंगे। और रैंक के लिए जो हमारे पास ये अंक हैं, इसमें सबसे बड़े अंक को पहली रैंक, इसके बाद इससे छोटे अंक को दूसरी रैंक, और इसके बाद वाले अंक को तीसरी रैंक। इस तरह से क्रमशः हम घटते क्रम में जो इसकी रैंक है वो प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह से जब हमने y यानी इंग्लिश के अंकों को देखा, अंग्रेजी के अंकों को देखा, तो इसमें सबसे बड़ा जो अंक है वो 22 है, इसे हमने पहली रैंक दी। इसके बाद दूसरा जो नंबर है वह 21 है, जिसे हमने दूसरी रैंक प्रोवाइड की, और इस तरह से यहाँ पर हम सभी अंकों को रैंक दे देंगे। ये रैंक उपलब्ध कराने के बाद अब हम इस रैंक के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। तो हमारे पास x और y दोनों के बीच जो अंतर है उस रैंक को हम डिफरेंस के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, और जब हम उसका डिफरेंस निकालते हैं तो हमें कितना मिलता है 0। इसी तरह से 6 - 8 इज इक्वल टू -2, 9 - 6 इज इक्वल टू +3, और ये सारे डिफरेंस हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। इस डिफरेंस का आपको स्क्वायर निकालना है, और स्क्वायर निकालने के लिए 0 का स्क्वायर 0, -2 का स्क्वायर 4, +3 का स्क्वायर 9, और ये सारे स्क्वायर्स यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम इन डी स्क्वायर्स का सम निकालते हैं तो हमें मिलता है सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 80। स्पीयरमैन कोटि अंतर विधि के इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यूज को रखते हैं तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 80। ये वैल्यू रखने के बाद n जो हमने फाइंड आउट किया 10, हमारे पास कुल जो अंक मिले हैं दोनों विषयों के वो कितने हैं n इज इक्वल टू 10। तो हमने यहाँ पर n इज इक्वल टू 10 रखा, और उसके बाद हमने n स्क्वायर के लिए जब निकाला तो 10 का स्क्वायर हमें 100 मिला -1। अगेन जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो 6 × 80 480 आपको मिला, और यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद 10 × 99
इससे जब हम आगे से हमने सॉल्व किया तो हमें मिल रहा है 1 माइनस 480 अपॉन 990 और इसको भी डिवाइड करने के बाद हमें मिला p इज इक्वल टू 1 माइनस 0.485 और 1 में से जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है p इज इक्वल टू 0.515। इसके आधार पर हम जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं हम कह सकते हैं कि गणित और अंग्रेजी यानी कि मैथ्स और इंग्लिश के जो अंक हैं उनके बीच धनात्मक सहसंबंध है। इस प्रकार बच्चों आज हमने बिंदु रेखीय विधि से और कार्ल पियर्सन कोटि अंतर विधि से, कार्ल पियर्सन मेथड से और इसके अलावा हमने स्पीयरमैन कोटि अंतर विधि से सहसंबंध ज्ञात करना सीखा। मुझे आशा है आपको ये सहसंबंध ज्ञात करना अच्छे से आ गया होगा। धन्यवाद।